Hello, my dear students. How are you? I hope that you are fine and your studies are going on up to the mark. I am here with you to teach you economics. I am B.R. Meghwal, PGP Economics from Kendriya Vidyalaya to Udaipur. And today we will discuss Indian economic development, in which we will study about the chapter Indian economy on the eve of independence. It is the first chapter of this book और इसमें से हम फर्स्ट पार्ट कवर कर चुके हैं। आज हम सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल, और तो एग्रीकल्चर सेक्टर हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आज हम स्टडी करेंगे इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो ये तीन मुख्य बिंदु है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट, इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था ब्रिटिश टाइम में, ब्रिटिश रूल के समय इंडस्ट्री कितनी डेवलप हुई थी, उसकी हम डिटेल स्टडी करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट द हैंडीक्राफ्ट सेक्टर वाज ruined बाय द ब्रिटिशर्स इन अवर कंट्री। हमारे देश में जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर था उसको बर्बाद किया गया, सिस्टमेटिक उसको ruin किया गया। तो इसके पीछे ब्रिटिश लोगों का खुद का अपना मोटिव था, अपना खुद का प्रॉफिट था। इस वजह से यहाँ जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर था उसको हानि पहुंचाई गई और उसका नुकसान किया गया, जिसकी वजह से हमारे देश के कई लोग बेरोजगार हो गए। कई वीवर्स थे वो बेरोजगार हो गए, कई क्राफ्ट्स पर्सन थे वो सब बेरोजगार हो गए। इसके बारे में हम पहले पार्ट में भी स्टडी कर चुके हैं। तो इसके पीछे जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया, इसके पीछे ब्रिटिश लोगों का जो मेन मोटिव था वो था द प्राइमरी मोटिव ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिहाइंड द पॉलिसी ऑफ सिस्टमेटिकली डी इंडस्ट्रियलाइजिंग इंडिया वॉज टू फोल्ड। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना मतलब कि एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में तो जनरली ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लगाई जाती है और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंडस्ट्रीज को कम किया जाता है। अब इंडस्ट्री वो मॉडर्न इंडस्ट्री भी हो सकती है, कॉटेज इंडस्ट्री भी हो सकती है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी हो सकती है। तो इंडस्ट्रीज को कम करने की जो पॉलिसी थी वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी थी। तो ब्रिटिश लोगों ने हमारे देश में फॉलो की ताकि यहाँ के लोग बेरोजगार हो जाए, यहाँ का प्रोडक्शन बहुत ही कम रहे। तो इसके पीछे इनका दो तरीके से उनका प्रॉफिट था। तो वो टू फोल्ड मोटिव क्या था उसकी हम स्टडी करते हैं। टू फोल्ड मोटिव में फर्स्ट, द इंटेंशन वाज फर्स्ट टू रिड्यूस इंडिया टू द स्टेटस ऑफ mere exporter of important raw materials for the upcoming modern industries in Britain। तो पहला जो टारगेट था कि इंडिया को एक एक्सपोर्टर बनाना, सिर्फ एक एक्सपोर्टर बनाना। किस चीजों का एक्सपोर्टर बनाना? रॉ मटेरियल का, कि इंडिया सिर्फ रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट ब्रिटेन को करता रहे। एक टारगेट उनका ये था, एक मोटिव ये था। और वो रॉ मटेरियल बहुत ही कम रेट पे यहाँ से ले जाते थे। रॉ मटेरियल जैसे कि यहाँ जो जूट प्रोड्यूस होता था, कॉटन प्रोड्यूस होता था, वो रॉ मटेरियल होता था और वो रॉ मटेरियल सस्ते रेट में ब्रिटेन तक पहुंचाया जा सके, ये उनका पहला मोटिव था। अब दूसरा मोटिव क्या था देखते हैं। सेकंड, टू टर्न इंडिया इनटू ए स्प्राउलिंग मार्केट फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ऑफ दोज इंडस्ट्रीज। Those industries, here the industries that were established in Britain। जो इंडस्ट्रीज ब्रिटेन में एस्टेब्लिश की गई थी, उन इंडस्ट्रीज का जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, जो बन करके तैयार हुआ प्रोडक्ट है, उसको इंडिया में बेचना। इंडिया को एक ऐसा मार्केट बनाना जिससे कि ब्रिटेन में बना हुआ इंडस्ट्रीज का सामान इंडिया के मार्केट में बिक जाए। तो दो तरीके से एक्सप्लॉयटेशन करना था उनको, दो तरीके से उनका प्रॉफिट होता था ब्रिटिश लोगों का। याद रखने की बात है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि एक तो इंडिया को एक मियर एक्सपोर्टर बना देना रॉ मटेरियल का। जो रॉ मटेरियल यहाँ से प्रोड्यूस होता था वो रॉ मटेरियल ब्रिटिश लोग ब्रिटेन में ले जाते थे
जैसे कि जूट, कॉटन एटसेट्रा, वो भी सस्ती रेट में, जिससे कि भारतीय किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता था और बहुत ही कम रेट से वो सामान यहाँ से ले जाते थे। फिर दूसरा कि वहाँ पे उसी सामान से इंडस्ट्रीज में फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते थे, जैसे कि कॉटन से कपड़ा बना दिया तो वो कपड़ा फिर इंडियन मार्केट में बेचते थे, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते थे। मान लीजिए कि उन्होंने 100 रुपये का कॉटन यहाँ से परचेज किया, तो फिर उसका जब कपड़ा बना देंगे तो उसी कपड़े को लगभग 500-1000 रुपये में यहाँ बेचेंगे। तो एक तो रॉ मटेरियल सस्ते रेट में ले जाना, फिर उसी प्रोडक्ट को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करके यहाँ इंडिया में बेच देना, इंडिया को एक ऐसा मार्केट बनाना ताकि वो सभी लोग ब्रिटिश प्रोडक्ट यहाँ पे खरीदते रहे। और उन्होंने ब्रिटेन में इंडस्ट्री लगा दी थी, तो इंडस्ट्रीज का जो प्रोडक्शन होता था बहुत जल्दी प्रोडक्शन होता था। इंडस्ट्रीज में जनरली फास्ट प्रोडक्शन होता है, तो यहाँ से जल्दी से यहाँ से कॉटन ले जाते थे और वहाँ से प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स का कर देते थे। और जनरली जो हैंडमेड प्रोडक्ट होता है, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स होते हैं, उसमें टाइम लगता है, मेहनत लगती है। तो यहाँ जो प्रोडक्शन बन करके तैयार होता था, इतनी मेहनत करने के बाद में फिर यहाँ के जो वीवर्स थे और क्राफ्ट पर्सन्स थे, उनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता था, तो फिर वो अपना जॉब उन्होंने छोड़ दिया और वो बेरोजगार हो गए। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में, 19th सेंचुरी मतलब कि सन 1800 से सन 1900 तक, जैसे 1801, 1802, 1803, तो ये 19th सेंचुरी है। तो 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में मतलब 1850 के बाद में मॉडर्न इंडस्ट्रीज बिगेन टू टेक रूट इन इंडिया। इंडिया में मॉडर्न इंडस्ट्री सेटअप होने लगी, बट इट्स प्रोग्रेस रिमेन्ड वेरी स्लो। लेकिन इसकी प्रोग्रेस बहुत ही स्लो थी। मॉडर्न इंडस्ट्री लगी, लेकिन उनकी प्रोग्रेस बहुत स्लो होने के कारण उसका कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्री लगी थी उसका भी मेन मोटिव ब्रिटिश लोगों को अपना खुद को प्रॉफिट कमाने का था। इंडिया का वेलफेयर करना उनका कोई प्रॉफिट, वेलफेयर करने का उद्देश्य उनका बिल्कुल भी नहीं था। थर्ड important point is that the cotton textile mills, there was the setup of cotton textile mills mainly dominated by Indians. Cotton textile mills were dominated by Indians, were located in western part of the country. ऐसी जो मिल्स, टेक्सटाइल मिल्स सेटअप की गई थी, उसका कहाँ पे सेटअप की गई थी? इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में, और उनके ओनर कौन थे? इंडियंस थे, नेमली महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो ऐसी टेक्सटाइल मिल्स है वो गुजरात और महाराष्ट्र में सेटअप की गई। वाइल द जूट मिल्स, कॉटन टेक्सटाइल मिल्स इंडियंस के द्वारा सेटअप की गई, और जूट मिल्स डोमिनेटेड बाय फॉरेनर्स, और जूट मिल्स जो लगाई गई वो फॉरेनर्स के द्वारा लगाई गई। फिर दूसरा इसमें दोनों में ये फर्क था कि कॉटन मिल्स तो वेस्टर्न पार्ट में लगाई गई और जूट मिल्स थी जो वो ईस्टर्न पार्ट में लगाई गई। बेसिकली दे वर कंसंट्रेट इन बंगाल। तो जूट मिल्स जो थी वो बंगाल में लगाई गई और कॉटन टेक्सटाइल मिल्स थी वो महाराष्ट्र और गुजरात में लगाई गई। अब भी हम देखते हैं गुजरात में कॉटन इंडस्ट्री बहुत डेवलप है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री गुजरात में बहुत ज़्यादा डेवलप है, महाराष्ट्र और गुजरात में अभी भी। तो उसकी शुरुआत ब्रिटिश टाइम में ही हो गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट सब्सिक्वेंटली the iron and steel industries were also set up, began coming up in beginning of the 20th century। 20th century में ही आयरन और स्टील इंडस्ट्री डेवलप हो गई। द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, द शॉर्ट फॉर्म इज टिस्को, जिसको टिस्को भी बोला जाता है, वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1907। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इंडिया में कब सेटअप की गई? 1907 में, मतलब कि 20वीं शताब्दी की शुरुआती दौर में टाटा एंड ये आयरन और स्टील इंडस्ट्री भी हमारे देश में डेवलप होने लगी। अ फ्यू अदर इंडस्ट्रीज इन फील्ड्स ऑफ शुगर, और जो इंडस्ट्री डेवलप की गई वो थी शुगर, सीमेंट, पेपर एटसेट्रा, केम अप आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो शुगर, सीमेंट, पेपर इंडस्ट्री जो डेवलप हुई वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हमारे देश में डेवलप हुई। इस टाइप से धीरे धीरे अपने देश में मॉडर्न इंडस्ट्री भी डेवलप होने लगी। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री टू हेल्प
प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। तो इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री मतलब नहीं के बराबर थी। हार्डली वर्ड लग गया, मतलब कि नहीं के बराबर थी, बिल्कुल भी कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं लगी, और जो एक दो लगी होगी तो वो नहीं के बराबर थी, जिसकी वजह से हमारे देश में और इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस जल्दी से शुरू नहीं हो पाया। क्योंकि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री अगर नहीं होगी तो दूसरी इंडस्ट्री सेटअप नहीं होगी। तो देखिए कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री क्या होती है, इसके बारे में हम और थोड़ा डिस्कस करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुड। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि गुड्स जनरली गुड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स को कंजम्पशन गुड्स भी बोल सकते हैं। अब देखिए कैपिटल गुड्स क्या होती है। हाई वैल्यू गुड्स लाइक मशीनरी एंड टूल्स यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स फॉर प्रोडक्शन। तो मशीनरी और टूल्स जिसकी वैल्यू हाई होती है, ज्यादा वैल्यू वाली जो मशीनरी और टूल्स होती है, तो उसको हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं। तो जब मशीनरी और टूल्स जो होगी वो कैपिटल गुड्स होगी, और उस कैपिटल गुड्स की मदद से ही हम और दूसरी गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो क्लोथ्स इंडस्ट्री है, तो क्लोथ्स प्रोड्यूस करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई होगी, हाई वैल्यू की मशीनें लगी होगी, तो वो कैपिटल गुड्स है। क्योंकि जब अगर वो मशीनें नहीं होगी तो फिर हम टेक्सटाइल का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। इसी टाइप से फर्नीचर के प्रोडक्शन के लिए भी बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होनी चाहिए। हर प्रकार की कोई भी चीज हम आजकल देखते हैं तो उसके प्रोडक्शन के लिए जो मशीनरी होती है उसका भी प्रोडक्शन, मशीनरी का प्रोडक्शन भी बहुत जरूरी है। अब कंज्यूमर गुड्स क्या होती है, हाई और लो वैल्यू। कंज्यूमर गुड्स लो वैल्यू की भी हो सकती है और हाई वैल्यू की भी हो सकती है, जबकि कैपिटल गुड्स हमेशा हाई वैल्यू वाली होती है। यूज्ड बाय कंज्यूमर फॉर देयर सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर खुद अपने सेटिस्फेक्शन के लिए जो गुड्स यूज करते हैं वो कंज्यूमर गुड्स होती है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड, क्लोथ्स, वॉशिंग मशीन, कूलर एटसेट्रा। तो इस टाइप की जो चीजें होती है वो कंज्यूमर गुड्स होती है। अब कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री क्या होती है, देखिए कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री मीन्स इंडस्ट्रीज विच कैन प्रोड्यूस मशीन, tools which are in turn used for producing articles for current consumption। अब हमें कंजम्पशन करना है तो उस आर्टिकल को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जैसे हमें फर्नीचर कंज्यूम करना है तो फर्नीचर को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो इन सब चीजों को जो भी कंज्यूमर यूज करते हैं उन चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए जिन मशीनों की जरूरत होती है वो मशीनें कैपिटल गुड्स होती है, और उन मशीनों का प्रोडक्शन करना कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री होता है। अगर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री डेवलप होगी तो अपने देश में मशीनरी का प्रोडक्शन होगा, तो फिर बाद में उस मशीनरी से हम क्या कर सकते हैं और बहुत सारी गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि उस देश में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री डेवलप हो। अगर किसी देश में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री डेवलप नहीं होगी तो बाकी फिर दूसरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना संभव नहीं है। कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री means industries which can produce goods which are used by consumer for their own satisfaction। तो कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन के लिए जो गुड्स प्रोड्यूस की जाती है तो ऐसी इंडस्ट्री को हम कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री बोलते हैं। तो ब्रिटिश टाइम में कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री बहुत ही कम डेवलप हुई, लेकिन कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री बिल्कुल ही नहीं डेवलप हुई, जिसकी वजह से हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो था। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड दैट मीन्स ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, जिसको हम इंटरनेशनल ट्रेड भी बोल सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड में एक देश का व्यापार दूसरे देश से होता है, और नेशनल ट्रेड जो होता है उसमें एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के बीच में जो ट्रेड होता है तो वो नेशनल लेवल पे आता है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं तो हम व्यापार एक देश से दूसरे देश के बीच में करते हैं। तो जब हम कोई चीज दूसरे देश से खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं हम इम्पोर्ट। उसके लिए जो वर्ड आएगा इम्पोर्ट आएगा, ये इम्पोर्ट। और अगर हम किसी दूसरे देश को कोई चीज देते हैं तो बेचते हैं तो वो होता है एक्सपोर्ट। जैसे हमने चाइना को टी एक्सपोर्ट की, और इंपोर्ट जैसे सऊदी अरब से हमने क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया। तो इस टाइप से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जब होता है तब फॉरेन ट्रेड शुरू होता है। और इसको समझने के लिए यहाँ पे भी दिया है कि देखो एक देश के से दूसरे देशों के बीच में आदान प्रदान होता है, लेन देन होता है, गुड्स का एक्सचेंज होता है, तो वो एक प्रकार से फॉरेन ट्रेड होता है जिसको हम इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं। तो ब्रिटिश टाइम में फॉरेन ट्रेड कैसा था,
इसकी हम स्टडी करेंगे। इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स सच एज रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट एटसेट्रा। तो जब व्यापार होने लगा ब्रिटेन का हमारे बीच में और भी दूसरे देशों के बीच में, तो जनरली इंडिया एक एक्सपोर्टर हो गया जो कि रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता था। बाकी फाइनल गुड्स तो यहाँ प्रोड्यूस होती नहीं, बहुत ही कम प्रोड्यूस होती थी, फिनिश्ड गुड्स बहुत ही कम प्रोड्यूस होती थी, लेकिन रॉ मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था। जैसे कि सिल्क है, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट, ये कुछ एग्जाम्पल है। एंड एन इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स, जो फिनिश्ड गुड्स होती थी वो इम्पोर्ट की जाती थी। फिनिश्ड गुड्स का मतलब कि जो पूर्ण रूप से बन करके तैयार हो चुकी है, जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। जो पहले भी बताया जा चुका है कि कॉटन एक रॉ मटेरियल है और फिर उससे क्लोथ्स बन करके तैयार हो गया, और तब तक जो अब ये हमारे पहनने के लिए तैयार है, बिल्कुल रेडी टू यूज है, तो वो फिनिश्ड गुड्स है। इसी टाइप से वुड है, वो रॉ मटेरियल है, और वुड से जब फर्नीचर बन करके तैयार हो जाता है और डोर्स या विंडोज बन करके तैयार हो जाते हैं, तो फिर हम उसको कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। तो फिनिश्ड गुड्स को तो हम इंपोर्ट करते थे, मतलब दूसरे देश से खरीदते थे, और रॉ मटेरियल को हम दूसरे देशों को बेचते थे, मतलब कि उसको एक्सपोर्ट करते थे। तो फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स में कौन कौन से आती थी? कॉटन, सिल्क एंड वूलन टेक्सटाइल। कॉटन के कपड़े, सिल्क के कपड़े और वूलन के कपड़े यहाँ इंपोर्ट किए जाते थे। कैपिटल गुड्स लाइक लाइट मशीनरी प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन। इसके अलावा कैपिटल गुड्स, जैसा कि अभी आपको बताया था, जिससे कि दूसरी चीजें प्रोड्यूस की जा सके, तो वो भी हम इंपोर्ट करते थे ब्रिटेन से। तो इस टाइप से हमारा फॉरेन ट्रेड का ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड मैटर था। अभी इसके बारे में हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। नंबर 2, ब्रिटेन मेंटेन्ड अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट। इंडिया का जितना भी एक्सपोर्ट होता था उसके ऊपर उनका मोनोपोली कंट्रोल था, और इंपोर्ट के ऊपर भी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के ऊपर उसका मोनोपोली कंट्रोल था। मोनोपोली कंट्रोल का मतलब कि जितना भी एक्सपोर्ट होता था वो ब्रिटेन को किया जाता था ज्यादातर एक्सपोर्ट, और ज्यादातर इंपोर्ट भी ब्रिटेन से किया जाता था। तो ब्रिटिश रूल होने की वजह से दूसरे देशों से व्यापार की संभावनाएं उसने कम कर दी थी। दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं हो, सिर्फ ब्रिटेन के साथ ही हो, ब्रिटेन ही उसका प्रॉफिट ले सके, इसलिए उन्होंने यहाँ पे अपना रूल स्थापित किया था। तो मेन मोटिव उनका यही था कि ब्रिटिश रूल स्थापित करने के पीछे कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा यहाँ से प्रॉफिट कमा करके वो लेके जाए। तो दूसरे देशों को व्यापार नहीं करने देते थे, खुद ही यहाँ पे व्यापार करते थे। तो ज्यादातर एक्सपोर्ट ब्रिटेन को किया जाता था और ज्यादातर इंपोर्ट ब्रिटेन से किया जाता था इंडिया की ओर। एज ए रिजल्ट, मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। आधे से ज्यादा जो फॉरेन ट्रेड होता था सिर्फ ब्रिटेन के साथ होता था, while the rest was allowed with a few other countries। अब जो थोड़ा बहुत व्यापार होता था तो वो दूसरे देशों के साथ होता था। वो देश कौन से थे? चाइना, सिलोन, जिसको श्रीलंका भी बोला जाता है, पहले उसका नाम, श्रीलंका का नाम सिलोन था, एंड पर्सिया मतलब ईरान। तो इन देशों के साथ कुछ एक ऐसे देश थे जिनके साथ में हमारा व्यापार होता था, लेकिन 50% से ज्यादा व्यापार तो ब्रिटेन के साथ ही होता था। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी क्वेश्चन बनता है, कई बार आता है, ध्यान से समझना है। द ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनाल फर्दर इंटेंसिफाइड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड। जब स्वेज कैनाल बन गई तो ब्रिटेन का और हमारे व्यापार के ऊपर कंट्रोल हो गया, जो फॉरेन ट्रेड होता था उसके ऊपर ब्रिटेन ने और ज्यादा कंट्रोल कर दिया, क्योंकि स्वेज कैनाल बन गई थी। अब स्वेज कैनाल बनने से किस टाइप से ब्रिटेन से हमारा ट्रेड बढ़ गया, तो इसको समझना है। आप ये मैप देख सकते हैं जिसके अंदर यूरोप, एशिया और अफ्रीका 3 कॉन्टिनेंट दिए हुए हैं। अब ये इंडिया है पहले, और यहाँ पे स्वेज कैनाल है, ये जो एरिया है यहाँ पे स्वेज कैनाल है जो इजिप्ट के पास में, ज्यादातर इजिप्ट के कंट्रोल में है ये। इस स्वेज कैनाल के पास में ये मेडिटेरेनियन सी है और ये रेड सी है, रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी, जिसको हिंदी में लाल सागर और भूमध्य सागर। तो ये दोनों जो सी थे वो दोनों अलग अलग थे, यहाँ पे कोई जाने का रास्ता नहीं था, मतलब लैंड एरिया आ जाता था, जिसकी वजह से ये इधर से हम डायरेक्ट
नहीं जा सकते, जो शिपिंग होती थी वो इधर से नहीं हो सकती थी। फिर बाद में यहाँ पे एक कैनाल बना दी, तो मेडिटेरेनियन सी का पानी लाल सागर से मिल गया, रेड सी से मिल गया। तो अब जो शिप जाती है तो इधर से रेड सी से होते हुए मेडिटेरेनियन सी से ब्रिटेन सीधी जा सकती है। तो इस टाइप से ये स्वेज कैनाल बनने से पहले जब ब्रिटेन का इंडिया से व्यापार होता था तो ये रूट हुआ करता था, अफ्रीका का पूरा चक्कर काट करके इस टाइप से, ये अफ्रीका का चक्कर काट करके इस टाइप से इंडिया के साथ में व्यापार होता था। इंडिया से भी कोई प्रोडक्ट जाता था तो इस टाइप से अफ्रीका का पूरा चक्कर काट करके फिर यहाँ ब्रिटेन पहुंचते थे। लेकिन अब ये स्वेज कैनाल बन गई, तो स्वेज कैनाल बनने के बाद में एक नया रूट बन गया, जो कि ये मेडिटेरेनियन सी से होते हुए फिर ये रेड सी, और रेड सी से होते हुए अब ये सीधा रास्ता इंडिया में व्यापार करने के लिए हो गया। तो अब ये रूट है वो छोटा हो गया, पहले ये रूट बहुत बड़ा था। तो रूट छोटा हो जाने की वजह से अब ब्रिटेन के साथ में व्यापार और ज्यादा होने लगा, ब्रिटिश लोगों को और ज्यादा प्रॉफिट होने लगा। तो वो उन्होंने हमारे ट्रेड के ऊपर, जो हमारा फॉरेन ट्रेड था उसके ऊपर और ज्यादा से ज्यादा अधिकार करने की कोशिश की और उसको और ज्यादा कंट्रोल किया और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेने। फोर्थ पॉइंट, द जनरेशन ऑफ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस, बट दिस सरप्लस केम एट ए ह्यूज कॉस्ट ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी। अब देखिए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दो चीज होती है, एक एक्सपोर्ट होता है और एक होता है इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट ज्यादा होगा और इंपोर्ट कम होगा, तो इससे क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट अगर ज्यादा हो रहा है तो एक्सपोर्ट करने से हमारे देश में फॉरेन करेंसी आएगी जो ज्यादा है। मान लो कि 500 रुपए का एक्सपोर्ट किया गया, 500 रुपए अपने देश में आ गए और इंपोर्ट किया 400 रुपए का, तो 500 में से 400 इंपोर्ट करेंगे तो हमारे देश से फॉरेन करेंसी दूसरे देश में चली जाएगी, क्योंकि हम विदेश से चीज खरीद रहे हैं तो मनी पे करना पड़ेगा। तो 400 रुपए इंपोर्ट के लिए चले गए, तो अब 100 रुपए का हमें प्रॉफिट हो गया, उसको बोलेंगे एक्सपोर्ट सरप्लस। ये हो गया हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस। ठीक है, एक्सपोर्ट सरप्लस मीन्स एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट 500 रुपए का है और इंपोर्ट 400 रुपए का है, तो 100 रुपए का एक्सपोर्ट सरप्लस हो जाएगा। तो हमने देखा कि एक्सपोर्ट सरप्लस ब्रिटिश टाइम में किया जाता था, ब्रिटिश रूल जो था उसमें एक्सपोर्ट सरप्लस किया जाता था, मतलब कि यहाँ से बहुत सारी चीजें यहाँ से एक्सपोर्ट कर ली जाती थी और इंपोर्ट बहुत ही कम चीजें की जाती थी। अब एक्सपोर्ट कर जाने की वजह से एक प्रॉफिट होता है कि हमारे देश में फॉरेन करेंसी आती है, हमारा देश का डेवलपमेंट होता है। लेकिन एक्सपोर्ट ज्यादा करने के पीछे उनका देश का डेवलपमेंट करना मोटिव नहीं था और न ही देश के लोगों का वेलफेयर करना उनका मोटिव था। उनका तो एक्सपोर्ट ज्यादा करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा करके उस प्रॉफिट का खुद वो फायदा लेते थे और उस एक्सपोर्ट सरप्लस का फायदा इंडियन लोगों को नहीं दिया जाता था, सिर्फ उसका फायदा ब्रिटिश लोग ही उठाते थे। अब एक्सपोर्ट, अगर हम दूसरी चीज ये भी है कि अगर हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर लेंगे तो फिर यहाँ पे जो गुड्स की कमी हो जाएगी। मान लीजिए हमारे यहाँ प्रोडक्शन ही कम होता है और उस प्रोडक्शन में से ज्यादा एक्सपोर्ट कर लेंगे, ज्यादा फॉरेनर्स को बेच देंगे, तो फिर हमारे यहाँ लोगों के लिए कमी हो जाएगी। तो ठीक वैसे ही इसमें ज्यादा एक्सपोर्ट करने की वजह से अपने देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई, मतलब कि गुड्स की कमी महसूस होने लगी मार्केट में, क्योंकि ब्रिटिश लोग यहाँ के लोगों के बजाय अपना खुद का वेलफेयर ज्यादा सोचते थे, तो वो ज्यादा एक्सपोर्ट कर देते थे। तो फिर एक्सपोर्ट करने के बाद में यहाँ पे गुड्स की कमी हो गई। सो सिवरल एसेंशियल कमोडिटीज, फूड ग्रेन्स, क्लोथ्स, केरोसिन, तो ये कुछ चीजें हैं जिसकी कमी अपने इंडियन मार्केट में हो गई। फूड ग्रेन जैसे कि वीट, राइस, इनकी कमी की वजह से बहुत सारे लोग भूख से मरने लगे। क्लोथ्स की भी कमी होने लग गई और केरोसिन, जनरली आजकल इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है, नहीं तो पहले ज्यादातर लोग केरोसिन के ऊपर ही निर्भर रहते थे। केरोसिन से ही जो कि घर में उजाला करने के लिए यूज होता था और कई जगह खाना बनाने के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो केरोसिन की कमी मार्केट में हो गई क्योंकि ज्यादा एक्सपोर्ट करने की वजह से मार्केट में गुड्स की कमी हो गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस एक्सपोर्ट सरप्लस डिड नॉट रिजल्ट इन एनी फ्लो ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। जैसा कि आपको बताया, ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी अपने देश में आएगी, गोल्ड और सिल्वर अपने देश में आएगा। कि अगर मान लो हम कोई गुड्स सेल कर रहे हैं उसके बदले में गोल्ड भी ले सकते हैं, सिल्वर भी ले सकते हैं, तो गोल्ड और सिल्वर हमारे देश में ज्यादा होना चाहिए था और फॉरेन करेंसी भी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। देयर वाज नो फ्लो ऑफ गुड
of gold and silver into India. Rather, this was used to make payment for the expenses incurred in office. This was used to make payment for the expenses incurred by the office set up by the colonial government in Britain. तो ब्रिटेन की जो colonial government थी उनके ऑफिस पे ये ज़्यादा खर्च किया जाता था, क्योंकि हमारा जो ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश रूल को चलाने के लिए जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनके खर्च के लिए ही वो सारा पैसा यूज होता था, न कि अपने देश के वेलफेयर के लिए। कि व्यापार से हमें प्रॉफिट तो हो गया, पैसे भी मिल गए, लेकिन वो पैसा सारा का सारा किसके लिए यूज होता था? ब्रिटिश ऑफिशियल्स के लिए यूज कर लिया जाता था, जिसका फायदा अपने देश के लोगों को नहीं मिल पाता था। इसके अलावा ऑन वार एंड द इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स, वार जब भी ब्रिटेन दूसरे देशों के साथ युद्ध करता था तो वो पैसा उसमें खर्च हो जाता था। इंडिया को भी युद्ध में शामिल करके इंडिया का बहुत सारा पैसा उस युद्ध में लगाया दिया जाता था। इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स होती है सर्विसेज होती है, जैसे बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, तो बहुत सारे सर्विसेज ब्रिटिश ऑफिशियल लेते थे। तो ब्रिटिश लोगों की सर्विस को पूरा करने के लिए वो पैसा यूज कर लिया जाता था और वो सर्विसेज इंपोर्ट करते थे और अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे, लग्जरियस लाइफ जीते थे। तो इस वजह से अपने देश का सारा पैसा उसी में खर्च हो जाता था और इंडिया के जो लोग थे उनको पॉवर्टी में रहना पड़ता था, गरीबी की रेखा से नीचे उनको जीवन यापित करना पड़ता था। द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ आवर कंट्रीज पीपल वॉज वेरी लो, ऑल ऑफ विच लेड टू द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। तो ये सब जो पैसा खर्च किया जाता था, अपने देश का मूल्य धन ब्रिटिश लोगों के द्वारा खर्च किया जाता था, ब्रिटिश यहाँ से ब्रिटेन ले जाया जाता था, तो इसको हम बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन थ्योरी जो दादा भाई नौरोजी ने दी थी, तो ये ड्रेन थ्योरी से रिलेटेड है कि यहाँ से बहुत सारा पैसा ब्रिटेन चला जाता था। वो ऐसी पॉलिसी बनाते थे जिससे इंडिया का जितना भी पैसा होता था वो ब्रिटेन चला जाता था, तो इंडिया का वेलफेयर होने के बजाय ब्रिटेन का वेलफेयर होता था। तो ये भी याद रखना है कि ड्रेन थ्योरी क्या होती है। ड्रेन थ्योरी का मतलब कि ब्रिटेन, इंडिया से ब्रिटेन किस तरह से पैसा ले जाया जाता था, इंडिया का जो पैसा होता था वो किस टाइप से ब्रिटिश लोग अपने ऊपर खर्च करते थे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो होती है वो पॉपुलेशन से रिलेटेड होती है। पॉपुलेशन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं, पॉपुलेशन से रिलेटेड जितने भी हम नॉलेज गेन करते हैं, तो उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो होता है डेमोग्राफिक प्रोफाइल। सो व्हाट वाज द डेमोग्राफिक प्रोफाइल और डेमोग्राफिक कंडीशन, वी विल डिस्कस वन बाय वन। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट India's first census operation undertaken in 1881। सबसे पहले हमारे देश की जनगणना जो हुई थी, सेंसस जो हुई थी 1881 में हुई थी, जो ब्रिटिश लोगों ने शुरुआत उसकी की थी। बिफोर 1921, अब 1881 के बाद में हर 10 साल के बाद में सेंसस होती है, सेंसस सर्वे कंडक्ट किया जाता है। तो अब भी हम देखते हैं जैसे कि 2011 में सेंसस सर्वे हुआ था, अब 2021 में वापस सेंसस सर्वे होगा। अब कोरोना एपिडेमिक की वजह से ये काम अभी शुरू नहीं हो पाया, नहीं तो अभी ये काम शुरू हो जाता है। 2020 में ये काम शुरू हो जाता और अभी इसका बहुत सारा काम कंप्लीट भी हो जाता, लेकिन अभी कोरोना महामारी की वजह से ये सेंसस का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। तो बेसिकली इसमें ये देखने की बात है कि हर 10 साल बाद में सेंसस सर्वे होता है, ये पता लगाया जाता है कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी है। और इसकी शुरुआत हुई थी कब? 1881 में, इसको याद रखना है। दूसरा पॉइंट है बिफोर 1921 इंडिया वाज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। 1921 तक इंडिया जो था वो फर्स्ट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में था और द सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन बिगेन आफ्टर 1921। और 1921 के बाद में इंडिया सेकेंड ट्रांजिशन की सेकेंड स्टेज पे आ गया। तो देखिए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की 4 स्टेज होती है। तो पहली स्टेज में क्या होता है कि पॉपुलेशन बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होती, पॉपुलेशन कभी कम भी हो जाती है, कभी ज्यादा भी हो जाती है। तो जैसा कि हम देखते हैं 1911 में हमारे देश की पॉपुलेशन ज्यादा थी, लेकिन कंपेरेटिवली 1921 में पॉपुलेशन कम हो गई। तो ये फर्स्ट स्टेज होती है, किसी भी देश
में बहुत ही गरीब देश होता है या बहुत ही एग्रीकल्चरल सोसाइटी होती है और लिटरेसी लेवल बहुत ही कम होता है, तो वहाँ पे फर्स्ट स्टेज होती है और उस फर्स्ट स्टेज में पॉपुलेशन नहीं बढ़ती है, क्योंकि फैसिलिटीज नहीं होने की वजह से बर्थ रेट भी ज़्यादा होती है और डेथ रेट भी ज़्यादा होती है। इस वजह से पॉपुलेशन बिल्कुल नहीं बढ़ती। और जब पॉपुलेशन बढ़ना शुरू होती है तो तब सेकेंड स्टेज शुरू हो जाती है। तो हमारे देश में 1921 से देश की पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुई, तो वो हमारी सेकेंड स्टेज वहाँ से शुरू हो गई। अब थर्ड स्टेज जब आती है तब क्या होता है कि पॉपुलेशन बहुत फास्ट बढ़ती है। जैसे अभी इंडिया है वो थर्ड स्टेज से गुजर रहा है, तो थर्ड स्टेज में बहुत फास्ट पॉपुलेशन बढ़ने का कारण ये है कि बर्थ रेट तो ज़्यादा होती है और फैसिलिटीज अच्छी होने की वजह से कंपैरेटिवली थोड़ी फैसिलिटीज अच्छी हो जाती है, हॉस्पिटल फैसिलिटीज होती है, तो और प्रॉपर क्लीनलीनेस, सैनिटेशन ये सब होता है। इस वजह से मोर्टेलिटी रेट तो डाउन हो जाती है और बर्थ रेट ज़्यादा होती है, तो इस वजह से जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तो वो थर्ड स्टेज होती है। और फोर्थ स्टेज में लोगों में अवेयरनेस आती है, तो अवेयरनेस की वजह से डेथ रेट भी कम हो जाती है और बर्थ रेट भी कम होती है, तो फिर वापस जनसंख्या नहीं बढ़ती है। तो ये 4 स्टेजेज होती है डेमोग्राफिक कंडीशन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की। तो इसमें 1921 से इंडिया वो सेकेंड स्टेज में आ गया, मतलब कि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ने लगी। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द ओवरऑल लिटरेसी रेट वाज लेस देन 16%। अब जो इंडिया की लिटरेसी रेट थी ओवरऑल पूरी पॉपुलेशन में, मतलब महिलाओं और पुरुषों को मिला करके, तो वो थी 16% ओनली। और फीमेल लिटरेसी जो थी वो बहुत ही कम 7% फीमेल लिटरेसी थे। नेक्स्ट पॉइंट, द ओवरऑल मोर्टिलिटी रेट का मतलब कि डेथ पर थाउजेंड, कि पर थाउजेंड पॉपुलेशन पे कितने लोगों की डेथ हो जाती है, वो होती है मोर्टिलिटी रेट। सो द मोर्टिलिटी रेट वाज वेरी हाई, मतलब बहुत ज्यादा लोगों की डेथ होती थी, तो मोर्टिलिटी रेट भी बहुत ज्यादा थी। एंड इन दैट पर्टिकुलरली इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट होती है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शिशु मृत्यु दर, वाज क्वाइट अलार्मिंग। शिशु मृत्यु दर मतलब इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा थी। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि 1000 बच्चों का जन्म हुआ और उन 1000 बच्चों के जन्म के बाद उनमें से 1 साल से कम उम्र पूरी करने से पहले कितने बच्चों की डेथ होती है। मान लीजिए 1000 बच्चों का जन्म हुआ इंडिया में, किसी पर्टिकुलर या फिर ओवरऑल इंडिया में एवरेज 1000 बच्चों का जब जन्म हुआ, तो उस 1000 बच्चों में से मान लो कि 50 बच्चों की डेथ हो गई, तो 50 बच्चों की डेथ 1 साल की उम्र पूरी करने से पहले ही हो गई, तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट होती है वो 50 होगी। ये हमेशा 1000 के ऊपर काउंट की जाती है। तो उस समय इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट 218 थी, मतलब 1000 बच्चों का जन्म होता था, उसमें से 218 बच्चों की डेथ 1 साल पूरी करने से पहले ही हो जाती थी। तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है। बट इन प्रेजेंट टाइम टू द प्रेजेंट कॉन्ट्रास्ट टू द प्रेजेंट दैट इज 2019, अभी मैंने 19 का लेटेस्ट डेटा लिया है, बुक में पुराना डेटा दिया हुआ है, तो अभी प्रेजेंट टाइम में वो 30 पर थाउजेंड है। अब जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है 1000 में से 30 बच्चों की डेथ होती है, लेकिन ब्रिटिश रूल के टाइम में हमारे देश में 1000 बच्चों का जन्म होता था, उसमें से 218 बच्चों की डेथ 1 साल पूरी करने से पहले ही हो जाती थी। तो इन सभी पॉइंट से हमें देखने को मिलता है कि हमारी जो डेमोग्राफिक फीचर्स को देखते हैं तो हमारे देश की कंडीशन है वो अच्छी नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है एवरेज एज, कि एक व्यक्ति की एवरेज लाइफ कितनी हो सकती है। एवरेज एज कैलकुलेट की जाती है कि अगर डेथ रेट बहुत ज़्यादा है और कम उम्र में बहुत ज़्यादा मृत्यु हो जाती है, लोग अपनी उम्र पूरी करने से पहले ही अगर डेथ हो रही है लोगों की, तो हमेशा एवरेज एज कम आएगी। और अगर लोगों की डेथ नहीं हो रही है, सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल फैसिलिटी है, सभी लोग अपनी उम्र पूरी करने के सभी लोगों की अपनी उम्र पूरी करने के बाद ही डेथ हो रही है, तो फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा डेथ रेट होने की वजह से, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट ज़्यादा होने की वजह से हमारे देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ब्रिटिश रूल के समय 32 थी और अभी प्रेजेंट टाइम में वो 70 है। अभी लेटेस्ट 2020 की ये मैंने ली है
बुक में ये भी पुरानी दी हुई है। तो अभी ये लेटेस्ट 2020 की हम कह सकते हैं, 2019 की, 2020 की नहीं, 2019 की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 70 ईयर्स है, लेकिन ब्रिटिश रूल की टाइम में ये सिर्फ 32 थी। तो इस टाइप से हमने डेमोग्राफिक कंडीशन और इंडस्ट्रियल कंडीशन और फॉरेन ट्रेड, इसके बारे में हमने पढ़ा, और उस समय ब्रिटिश रूल के समय अपने देश की क्या स्थिति थी वो सब पढ़ा। तो आपको सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है और नोट कर लेना, ताकि आप थैंक यू टू ऑल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मेनली आप अपनी स्टडीज पे ध्यान दें और अच्छी तरह से लर्न करें। थैंक यू वंस अगेन।